मैं हूं संजय श्रीवास्तव। आप देखें एनजीओ मत चैनल। अभी मैंने जो लेटेस्ट वीडियो डाला है वो भी सीएसआर से रिलेटेड है और ये भी वीडियो सीएसआर से रिलेटेड है। फ़र्क दोनों में ये है कि वो वहाँ पे मैंने ये बताया था कि अडानी जी ने जो एक सीएसआर की अनाउंसमेंट की थी उसके बारे में डिटेलिंग थी, और जो आज का वीडियो है वो है कि अगर आप सीएसआर लगाने जा रहे हैं या सीएसआर की ग्रांट लेने जा रहे हैं तो आपके पास एटलीस्ट सम फैक्ट्स मालूम होने चाहिए कि कितना सीएसआर ऑल ओवर इंडिया में आता है या कितनी कंपनीज देती हैं, सेक्टर्स क्या क्या हैं। क्योंकि आप एकदम ब्लाइंड होकर आपको सीएसआर नहीं लगाना होता, आपको सारी चीज़ें जानते हुए ही सीएसआर का प्रोजेक्ट लगाने चाहिए ताकि आपको सीएसआर प्रोजेक्ट लगाने में सफलता मिले अगर आप कहीं अप्लाई करते हैं तो। अदरवाइज क्या है कि अगर आप जान नहीं रहे हैं और वो उस तरीके से अप्लाई करना चाह रहे हैं कि आप अपने तरीके से कस्टमाइज तरीके से अप्लाई करना चाह रहे हैं तो थोड़ा सा हो सकता है आपको निराशा हाथ लगे। इसलिए बेटर ये होगा कि आप सारी चीज़ें जानें और सारे फैक्ट्स जानें। तो वो इस वीडियो में वही सारी चीज़ें आपको मिलेंगी। जैसे 2020-21 में अभी लेटेस्ट डाटा वही है सीएसआर का। 2020-21 में 17,006 कंपनीज थी जो कि जिन्होंने सीएसआर दिया। टोटल क्लियर 17,006 कंपनीज थी जिन्होंने सीएसआर दिया। अब इन लोगों ने टोटल कितना सीएसआर दिया, तो वो जो अमाउंट है वो है 24,864.11 करोड़ रुपीस, मतलब 24,864 रुपीस .11 इतना इन्होंने सीएसआर में अमाउंट खर्च किया गया। और टोटल कंपनियां जैसे मैंने बताया 17,006 कंपनियां थी। अब स्टेट्स ऑल ओवर स्टेट्स में जितने आपके स्टेट्स हैं प्लस जितने आपके वो हैं यूनियन टेरिटरीज, वो सारी चीज़ें मिला के आपके पास जितने हैं टोटल हर जगह पे सीएसआर खर्च किए गए। इसके सारे डेटा आपको ऐसा नहीं है कि मैं अपने तरीके से बता रहा हूँ, सारे डाटा एक्चुअल हैं, फैक्ट्स हैं, आपको गवर्नमेंट की वेबसाइट पे मिल जाएंगे। और मैं बता इसलिए रहा हूँ कि अगर समझने में कोई दिक्कत होगी तो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि बहुत से लोग ऐसे आज भी हैं कि जो चीज़ों को वाकई वो उतने तरीके से नहीं समझ पाते हैं क्योंकि वो इस फील्ड से रिलेटेड नहीं है, उनको किसी ने बता दिया वो लग जाते हैं। तो वो उन्हीं लोगों के लिए ये सारी मैं वीडियोस बनाता हूँ और जानकारियाँ देने की कोशिश करता हूँ। और कितने प्रोजेक्ट्स हैंडल हुए, मतलब 24,864 करोड़ रुपीस में कितने प्रोजेक्ट हैंडल हुए 36,849। इतने टोटल सीएसआर प्रोजेक्ट्स जो अमाउंट हुआ उस अमाउंट में इतने प्रोजेक्ट्स हैंडल किए गए। आप इतने प्रोजेक्ट्स के लिए के उसमें दिया गया। सेक्टर्स कितने थे, मतलब किन किन फील्ड में दिया गया कि देखिए टोटल डेवलपमेंट सेक्टर्स होते हैं 14। इसके बारे में नेक्स्ट वीडियो में उसकी पूरी डिटेलिंग करूंगा। 14 मतलब जैसे आपके स्किल डेवलपमेंट हुआ, एजुकेशन हुआ, वुमेन एम्पावरमेंट हुआ, हेल्थ सेक्टर हुआ, स्पोर्ट्स हुआ, इस टाइप से करके सेक्टर्स है 14 टोटल। तो वो उनके बारे में क्योंकि मैं इसमें बनाऊंगा तो वीडियोस काफ़ी लंबी है क्योंकि इसमें अभी आगे मेरे को और डिटेल आपके लिए देनी है। तो टोटल 14 सेक्टर्स में खर्च हुए। अब आपको एक चीज और बहुत इंटरेस्टिंग बताता हूं कि जो टॉप की 10 कंपनीज हैं, तो हो सकता हो कि बहुत लोग बहुत कंफ्यूजन हो। ये डेटा के बेस पे इसलिए मैं बता रहा हूं कि रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने सबसे ज्यादा सीएसआर खर्च किया 2020-21 में, वो था 922 करोड़ 922 करोड़ रुपीस इन्होंने खर्च किए। अब रिलायंस इंडस्ट्रीज में क्या है कि इनके ज्यादातर जो प्रोजेक्ट्स होते हैं वो डायरेक्टली इनके फाउंडेशन से ही कंडक्ट कर दिए जाते हैं। एनजीओ को इनवाइट मेरी जानकारी में थोड़ा सा कम मिलता है इनविटेशन एनजीओ के लिए, क्योंकि मैंने पहले भी बताने की कोशिश की है कि जो बिजनेस हाउसेज है मतलब प्राइवेट कंपनीज हैं जो पीएसयूज है, दोनों में फर्क क्या है कि मैक्सिमम बिजनेस हाउसेज मतलब जो कॉर्पोरेट्स हैं उनके पास अपने फाउंडेशन है और वो मैक्सिमम सीएसआर उन्हीं के बेस पे वो चलाते हैं। जैसे मैंने अडानी फाउंडेशन के बारे में भी इसके पीछे वाले वीडियो में बताया था। तो अभी रिलायंस फाउंडेशन के ही बेस पे सारी चीजें चल जाती हैं। फिर जो सेकंड नंबर पे हमारे आते हैं वो टाटा आते हैं।
टाटा में जितनी कंपनी सबके अलग अलग CSR आते हैं, तो जो इसमें जो सेकंड नंबर पे आते हैं वो टाटा कंसल्टेंसी TCS से आते हैं, जिसमें 674 करोड़ मतलब 674 करोड़ रुपए जिन्होंने CSR पे दिया था। और ONGC में काफ़ी NGOs प्रोजेक्ट लगाती हैं, तो मैं आपको ONGC के बारे में बता दूं कि ONGC आती है इस रैंकिंग में 5वें नंबर पे आती हैं, जिन्होंने खर्च किया था 531.45 मतलब 531.45 रुपीज़ करोड़ रुपीज़ इन्होंने खर्च किया है एज CSR। ONGC में या प्राइवेट सेक्टर से फर्क क्या आ जाता है, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर्स में ज़्यादातर अपने फाउंडेशन जैसे मैंने बताया, और उनके डेवलपमेंट सेक्टर्स भी खुद के डिसाइडेड होते हैं। और PSUs में क्या होता है कि कोई ऐसा उनका अपना कोई NGO नहीं होता, तो वो डायरेक्टली NGOs को ही वो देते हैं, उन्हीं के लिए इन्विटेशन देते हैं, उन्हीं को इन्वाइट करते हैं और NGOs के लिए वो ग्रांट देते हैं, जो भी CSR उनके यहाँ से निकलता है। तो दोनों में ये बहुत बड़ा बेसिक फर्क है। तो आप लोगों को जब भी प्रोजेक्ट लगाना हो तो ये चीज़ों को मैनेज करते हुए लगाना है। और ज़्यादा जो प्रोजेक्ट्स है, जैसे मैंने अडानी फाउंडेशन बताया, स्किल डेवलपमेंट, वुमेन एम्पावरमेंट और हेल्थ सेक्टर, ये 3 सेक्टर से अगर आप लोग प्रोजेक्ट लगाते हैं तो ज़्यादातर कंपनीज इन्हीं सेक्टर्स में अपने फंड देना चाहते हैं। क्योंकि क्या होता है कि ये जो एक सेक्टर्स होते हैं, इसमें बेनिफिशरीज की संख्या बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो जब बेनिफिशरीज की संख्या ज़्यादा हो जाती है तो जाहिर सी बात है जो वो CSR देते हैं, कंपनीज भी यही चाहती है कि जो उनके CSR हो वो ज़्यादातर लोगों तक पहुँचे। और देखिए, इसका एक बड़ा फंडा क्लियर होना चाहिए, आप लोगों को भी मालूम होना चाहिए कि जो भी कंपनीज देती है CSR, तो वो चाहती है कि हमारे द्वारा जो भी CSR दिए गए हों वो उनसे लोग ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में लोगों को फ़ायदा पहुँचे। तो जो भी आप लोग प्रोजेक्ट डेवलप कीजिए या जो भी प्रोजेक्ट बनाइए, उसमें आप बेनिफिशरीज की संख्या मैक्सिमम लेवल पे रखिए जितना हो सके, जिस भी बजट पे चले। और एक चीज़ और मैं बता दूंगा आपको कि हमेशा इस बात का जरूर ध्यान रखिएगा कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन की कैपेसिटी क्या है, मतलब असेसमेंट। मैंने कई बार पहले ही बताया था कि कैसे आप उसको एसेस कर सकते हैं। तो असेसमेंट करिए अपने ऑर्गेनाइजेशन को और उसी के अकॉर्डिंगली ही CSR प्रोजेक्ट लगाइए। ऐसा नहीं है कि आपकी कैपेसिटी उस लेवल की नहीं है और आप बड़े प्रोजेक्ट लगाने चले गए या बहुत हाई लेवल के प्रोजेक्ट लगाने चले गए। ये बहुत बड़ा कंफ्यूजन लोगों में रहता है और ये बार बार लोग पूछते हैं कि कितना मिल सकता है। ऐसा कुछ नहीं है, आप अपने जो भी ऑर्गेनाइजेशन कैपेसिटी है या जो भी उसका स्ट्रॉन्गर साइड है, मतलब जिसमें वो ज़्यादा काम करते हैं, जिसमें उनके ज़्यादा एक्सपेंसेस होते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं ये भी जस्टिफाई करना पड़ता है। तो इस चीज़ को अगर आप ध्यान रखते हैं तो आपको वाकई में काफ़ी मदद मिल जाएगी CSR के प्रोजेक्ट को कंसिडर कराने के लिए। और ऐसा कुछ नहीं होता, CSR के प्रोजेक्ट भी सबको मिलते हैं और ऐसा नहीं है कि आपको आपने अप्लाई किया और आपका कंसिडर ना हो। हाँ, अगर आपने कुछ इस तरीके से अप्लाई किया कि एक्सेस आपके बजट हो या फिर आपके जो प्रोजेक्ट है या मतलब प्रोजेक्ट प्रपोजल जस्टिफाइड नहीं है, तो जाहिर सी बात है आपको निराशा हाथ लगेगी। अगर सारी चीज़ें सही हैं और अगर आपने अप्लाई किया तो जाहिर सी बात है आपको कंसीडर जरूर किया जाएगा। और कंसीडर करने के बाद प्रोजेक्ट आपको मिल सकता है, फंड मिल सकता है और आप अपना फंड को, अपने जो आपका गोल है आपके प्रोजेक्ट का, उसको पूरी तरीके से आप पा सकते हैं, जो भी आपका उद्देश्य रखा हो आपने प्रोजेक्ट के तहत। तो ये चीज़ें थी, आप लोग जरूर ध्यान रखना चाहिए। डेटा को जरूर ध्यान रखिए, अपने ऑर्गेनाइजेशन की कैपेसिटी जरूर ध्यान रखिए और डेवलपमेंट सेक्टर किस सेक्टर में लगाना है, इन चीज़ों पे ध्यान रखिए। निश्चित रूप से आपको CSR प्रोजेक्ट में सफलता मिलेगी। यही चीज़ें मैं आपको बताना चाह रहा था। उम्मीद है कि हमारी इस वीडियो से आप लोगों को थोड़ा बहुत तो फायदा मिला होगा। अगर थोड़ा बहुत फायदा मिल रहा है तो आप मेरे इस वीडियो को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए और ज़्यादा लोगों के बीच में शेयर कीजिए। उससे क्या होगा कि ज़्यादा लोगों को जानकारी होगी, क्योंकि बहुत से लोगों को NGOs को लेकर या CSR को लेकर ढेर सारी कंफ्यूजन है या फिर निराशा लग जाती है या फिर प्रोजेक्ट अप्लाई करते नहीं मिलता है, तो उनको सही चीज़ें मालूम होनी चाहिए। नमस्कार, जय हिंद।